लॉ क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पंचायत राज अधिनियम पे द्वितीय वीडियो को देखेंगे। प्रथम वीडियो में पूरे एक्ट को मैंने एक बार में आप लोगों को दिखाया था, उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातों को भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। अब हम लोग देखेंगे इस अधिनियम का विस्तार और कुछ परिभाषा खंड, दो चीज़ों को देखना है इसमें। इस वीडियो में, ये सेकंड वीडियो है इस अधिनियम का। संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ दो भागों में बांटा है। मैंने अध्याय 1 को प्रारंभिक है, धारा 1 से 2, दो धाराओं का ये अध्याय है। अध्याय 1 पहला तरफ मैंने संक्षिप्त नाम विस्तार लिख दिया, दूसरी तरफ परिभाषा खंड लिख दिया। हाँ, ये परिभाषा संपूर्ण नहीं है, जितना यहाँ पे लिखा जा सकता था उतनी परिभाषा मैंने लिखा है। शेष दूसरे वीडियो में परिभाषा दी जाएगी। संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ के बारे में आप धारा 1 में देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो इस अध्याय की शुरुआत से जस्ट पहले आप सबसे ऊपर अगर देखेंगे, सबसे ऊपर अगर आप देखिए तो इसकी उद्देशिका लिखी हुई है और उद्देशिका काफी महत्वपूर्ण है। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के ग्राम क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन स्थापित करने और विकसित करने के लिए यह अधिनियम बनाया जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश के गांवों में स्थानीय स्वायत्त शासन विकसित किया जाए, इसीलिए इस अधिनियम को बनाया जा रहा है। तो स्थानीय स्वायत्त शासन विकसित किए जाने का मतलब क्या है कि ग्राम स्तर पे एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाए, जो वहाँ के लोगों के लिए सबसे छोटी सरकार के रूप में उनके सभी समस्याओं का निदान कर सके। छोटे, खास तौर से छोटे समस्याओं का, सभी समस्याओं का तो नहीं हो सकता, जो छोटी समस्याएं हैं जो ऊपर तक नहीं पहुंच पाती हैं, नीचे ही दबी रह जाती हैं, उनसे संबंधित है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये एक्ट बनाया गया। इसका ऑब्जेक्ट आपने देख लिया। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ लिखा है, जिसको मैंने 3 भाग में बांट दिया है। संक्षिप्त नाम एक तरफ, विस्तार एक तरफ, प्रारंभ एक तरफ। संक्षिप्त नाम क्या है? उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 संक्षिप्त नाम है। इसका विस्तार कहा गया संपूर्ण उत्तर प्रदेश पे है, लेकिन ध्यान दीजिएगा संपूर्ण उत्तर प्रदेश पे तो है, लेकिन जहां पे नगर निगम अधिनियम 1959 लागू है, यानी जो शहरी क्षेत्र के प्रमुख पार्ट होते हैं, मुख्यालय खास तौर से, जैसे आपका लखनऊ हो गया, आपका गाजियाबाद हो गया, यानी मुख्यालय जिले के जो होते हैं वो नगर निगम में घोषित हैं। सभी तो नगर निगम में सारे मुख्यालय नहीं है, लेकिन जो मुख्यालय नगर निगम में घोषित है, तो नगर निगम का कोई नगर क्षेत्र पे थोड़ा ना ये पंचायत राज अधिनियम लागू होगा। तो वही लिखा हुआ है कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश पे तो लागू है, लेकिन कहाँ कहाँ लागू नहीं है, वो 4 क्षेत्र हैं जिसको मैंने यहाँ दिखा दिया है। नगर निगम अधिनियम 1959 का जो नगर क्षेत्र है वहाँ पे भी एक्ट लागू नहीं है। नगर पालिका अधिनियम 1916 का जो नगर पालिका क्षेत्र घोषित किया गया है वहाँ पे भी एक्ट लागू नहीं है। छावनी अधिनियम 1924 के तहत जिसे छावनी क्षेत्र घोषित किया गया वहाँ भी लागू नहीं है। उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज 1914 के तहत घोषित किया गया क्षेत्र भी पंचायत राज अधिनियम से बाहर है। इसके बाद इसके प्रारंभ में लिखा है, इनफोर्स डेट क्या है? 27/12/1947, यानी 27 दिसंबर 1947 से ये एक्ट लागू होता है। ये डेट आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए खासा महत्वपूर्ण है। हाँ, इसके जो संशोधन की डेट है वो भी आपसे पूछे जा सकती है। संशोधन के भी डेट थोड़े बहुत याद रखिए, उससे बहुत ना के बराबर महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आते हैं दूसरे खंड में, परिभाषा खंड में। यहाँ सारी परिभाषाएं नई लिखी हुई है। एक ये ध्यान रखिएगा, जो परिभाषाएं निर्देशित कर दी गई हैं, चाहे वो पहले से निश्चित की गई हो या 2017 के संशोधन से निश्चित किया गया हो, उनका उल्लेख मैंने यहाँ पे नहीं किया है। क्योंकि उनका उल्लेख करने कोई मतलब नहीं है, फर्जी में आपके दिमाग पे एक भार बढ़ेगा, इसलिए मैं उस परिभाषाओं को खत्म कर दिया हूँ। इस वीडियो में आप देखेंगे केवल 4, 3, 7 परिभाषा यहाँ दिया गया है। बाकी शेष और जो परिभाषा है, लगभग 15 परिभाषाएं अभी बच जाएंगी, वो आपको अगले वीडियो में उपलब्ध करा दी जाएगी। तो सबसे पहले 2 खा इनका निश्चित हो गया 2017 से। 2 खा में वयस की परिभाषा दी गई है, और यहाँ वयस का मतलब 21 वर्ष है, ध्यान रखिएगा।
यानी वही व्यक्ति कहलाएगा, मेजर वही व्यक्ति कहलाएगा जिसने 21 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो। ठीक है, 18 वाला नियम यहाँ लागू नहीं है। उसके बाद 2 खा के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग की परिभाषा दी गई है, यानी बाद में ये जोड़ा गया परिभाषा। पिछड़ा वर्ग किसे कहें? पिछड़ा वर्ग का मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधिनियम 1994 जो बना हुआ है, उसमें जिन व्यक्तियों को, जिन नागरिकों को, ठीक है, पिछड़ा वर्ग यानी बैकवर्ड क्लासेज की श्रेणी में रखा गया है, वो सब पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं। 2 अंगा में कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को डिफाइन किया गया है, लेकिन ये कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का मतलब कि किसी ग्राम सभा के लिए कौन जिला मजिस्ट्रेट कहलाएगा, कौन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहलाएगा, कौन कलेक्टर कहलाएगा या कौन सहायक कलेक्टर, ठीक है, अतिरिक्त कलेक्टर कहलाएगा या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कहलाएगा या अतिरिक्त सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहलाएगा। तो कहा गया कि वो ग्राम सभा जिस जिले के अंतर्गत, जाहिर सी बात है जितने भी ग्राम सभाएं हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में लगभग 58,000 ग्राम सभाएं हैं, तो हर ग्राम सभा किसी न किसी जिले के अंतर्गत आता होगा, क्योंकि हर जिले में कम से कम हजारों ग्राम सभाएं आपको मिलेंगी। ठीक है, लगभग, क्योंकि टोटल 58,000 ही, जिला 75 है तो 75,000 ग्राम सभाएं नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 400, 500, 200 ऐसे ग्राम सभाएं हर जिले में मिल जाएंगी। तो जितने ग्राम सभाओं में जो जिस जिले में ग्राम सभा है, उस जिले में एक जिला मजिस्ट्रेट होगा, एक कलेक्टर होगा, एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होगा। ठीक है, तो उस ग्राम सभा के लिए उस जिले में जो कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, उस ग्राम सभा के लिए भी वही कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहलाएगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत अतिरिक्त कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी आते हैं। उसके बाद 2 अंगा यानी डबल अंगा है। ठीक है, इसमें परिभाषा दी गई निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। अंगा में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, और ट्रिपल अंगा में आप देखेंगे तो सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है। तो निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसे कहेंगे? ऐसा कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचन नामावली तैयार करने और उसे पुनरीक्षित करने के लिए, ठीक है, राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पदाभिहित किया जाए। तो निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी को कौन पदाभिहित करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। किसके परामर्श से? राज्य सरकार के। किस लिए? निर्वाचन नामावली तैयार करने के लिए और उसे पुनरीक्षित करने के लिए। ठीक, तो ये 2 इसके कार्य हैं जो लिखा, निर्वाचन नामावली तैयार करना और उसे पुनरीक्षित करना। सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी किसे कहेंगे? ऐसा कोई व्यक्ति जिसे एक या अधिक पंचायत क्षेत्रों के लिए निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाए, वो सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कहलाता है। अब इसके कार्य क्या होते हैं? जो निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्य होते हैं, उसी के सहायतार्थ सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा। 2 में जिला पंचायत की डिफिनेशन दी गई है। ठीक है, जिला पंचायत कोई बहुत खास महत्वपूर्ण नहीं है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 211 के तहत जिसे जिला पंचायत घोषित किया गया है, उसे ही हम जिला पंचायत कहेंगे। ये परिभाषा कोई खास महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है। अभी मैं एक बार आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन सी परिभाषा आपकी, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा के लिए, कौन कौन सी परिभाषा महत्वपूर्ण है। क्योंकि कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं जो मुख्य परीक्षा में भी कमेंट में पूछी जाती है और प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जाता है। ठीक है, हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप खंड वाइज याद कर लेते हैं तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अगर प्री में पूछा जाएगा तो खंड वाइज ही आपसे पूछा जाएगा। मेंस में भी पूछा जाता है, परिभाषा लिखने के लिए आता है, लेकिन वहां अगर आप खंड नहीं भी लिख पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप धारा 2 तो लिख देंगे ना। धारा 2 तो याद रखेंगे, धारा 2 में ही परिभाषा दी गई है, तो धारा 2 ही याद रखेंगे। धारा पंचायत राज अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत इस शब्द को परिभाषित किया गया, इसका तात्पर्य होता है। ठीक, कुछ ऐसी भी परिभाषाएं हैं जिनकी परिभाषा यहाँ लिखा तो है लेकिन वो संपूर्ण नहीं, उसके लिए अधिनियम की कुछ धाराओं का भी जिक्र करना पड़ता है। तो वो परिभाषा अगर मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है तो जब तक आप अधिनियम की अन्य धाराओं का जिक्र उस परिभाषा के साथ नहीं करते हैं तब तक वो परिभाषा आपकी कंप्लीट नहीं मानी जाती है। अगर आप केवल धारा 2 में ही लिखी गई परिभाषा को लिख के चले आते हैं तो आपको जो नंबर है वो कम से कम मिलेगा। जैसे अगली परिभाषा जो है 2 में ग्राम सभा। ठीक है, अब ग्राम सभा की परिभाषा 2 में कंप्लीट नहीं है, लिखा हुआ है ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम की निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से गठित और धारा 3 के अधीन स्थापित निकाय से है। अब धारा 3 के अधीन स्थापित निकाय कैसे होता है? ठीक है, तो धारा 3 का भी जिक्र आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब मेरे पास इतना जो है स्थान यहाँ पे नहीं कि मैं धारा 3 का जिक्र कर सकूं, लेकिन आप जब भी इसका नोट्स बनाइएगा तो ग्राम सभा की परिभाषा में ही धारा 3 का भी जिक्र कर दीजिएगा, तभी अगर मेंस में लिखने के लिए आता है तो आपकी परिभाषा तभी कंप्लीट होगी और पर्याप्त उत्तर तभी माना जाएगा। ठीक है, जब आप धारा 3 का भी इसके साथ उल्लेख करेंगे।
तो इस तरीके से कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जिनके साथ अधिनियम के अन्य धाराओं का भी जिक्र करना है, उसको हम साथ साथ आपको बताते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको खंड वाइज याद कर लेते हैं तो खास तौर से जो आपका हायर जुडिशरी सर्विस है यानी एचजीएस का एग्जाम है, उसमें खंड से भी परिभाषा पूछा जाता है, पूछ लिया जाएगा ग्राम सभा कहाँ डिफाइन है, 2 छा 2 चा 2 त्रिपलंगा ऐसे करके परिभाषा खंड ऑप्शन दे देगा, तो आप कैसे उसे खोजेंगे। तो इसलिए आप एक बार अगर याद कर लेंगे, ठीक है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे ग्राम सभा 2 छा में है, छा का मतलब छाता, ठीक है। अब चाहे छाता से ग्राम सभा याद रखिए या किसी भी तरीके से याद रखिए, ग्राम सभा आपको याद रखना है। तो इस तरीके से ग्राम सभा की परिभाषा भी आपने देख लिया, ठीक है। अब ये परिभाषा आपकी लगभग यहाँ तक ये जो 7 परिभाषाएं थी ये कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट परिभाषा बची हुई है, लगभग 15 परिभाषाएं बची हुई हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।